एक बार की बात है, रायगढ़ गांव में नीतू अपने पिता जगदीश के साथ रहती थी। नीतू की मां की मृत्यु नीतू को जन्म देते समय हो गई थी। जगदीश सब्जियां बेचा करता था। एक दिन जगदीश सब्जियां बेचकर घर आ रहा था तो उसकी रेहड़ी एक कार से टकरा जाती है। रेहड़ी और जगदीश दोनों गिर जाते हैं और जगदीश के दोनों हाथ टूट जाते हैं। वहाँ के लोग जगदीश को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जगदीश जब घर आता है तो नीतू जगदीश को देखकर रोने लगती है और कहती है, ये क्या हुआ पिताजी, ये कैसे हो गया? जगदीश नीतू को सारी बात बताता है। जगदीश की बात सुनकर नीतू सोचने लगती है, अब घर कैसे चलेगा? घर में थोड़ा बहुत सामान है। जगदीश के घर से थोड़ी दूरी पर गांव के मुखिया श्यामलाल का घर था। वो बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम राजीव था। राजीव बहुत घमंडी लड़का था। एक दिन नीतू अपने पिताजी को श्यामलाल से बात करते हुए सुनी थी कि उन्हें किसी काम करने वाले की जरूरत है। नीतू श्यामलाल के घर जाती है और श्यामलाल से कहती है, मुखिया जी, आपके घर में काम वाली की जरूरत है ना? हाँ, जरूरत तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे काम की जरूरत है। मेरे पिताजी का हाथ टूट गया है, अब वो कोई काम भी नहीं कर सकते। मुझे आप काम दे दो, जितना पैसा आपको ठीक लगे आप मुझे दे देना। नीतू की बात सुनकर श्यामलाल सोचता है, ये अच्छा मौका है, कम पैसों में काम वाली मिल रही है। इतना सोचकर श्यामलाल नीतू से कहता है, अच्छा ठीक है, कल से आ जाना। नीतू घर चली जाती है। अगले दिन से नीतू सुबह उठती है और पहले सारा अपने घर का काम कर लेती है। अपने पिताजी को दवा देती है। उसके बाद मुखिया श्यामलाल के घर जाती है और उसके घर का सारा काम करती है। जब शाम हो जाती है तो नीतू श्यामलाल से कहती है, मुखिया जी, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊँ? ठीक है, जाओ, कल जल्दी आ जाना। कल राजीव के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए खाना बनाना है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। नीतू घर जाती है तो देखती है कि घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। नीतू सोचती है, क्या बनाऊं? पिताजी को क्या दूं? मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी उसकी नजर रोटी के डिब्बे पर पड़ती है। डिब्बे में 2 रोटियां थी। उसने दोनों रोटी अपने पिताजी को नमक के साथ दे देती है और खुद पानी पी के सो जाती है। सुबह उठकर नीतू रोज पहले की तरह अपने घर का सारा काम करती है। उसके बाद मुखिया जी के घर चली जाती है। नीतू किचन में अलग अलग प्रकार का स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी राजीव वहाँ आता है और नीतू से कहता है, अरे नीतू, खाना बन गया क्या? हाँ, खाना बन गया है। राजीव वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद राजीव के दोस्त आ जाते हैं। राजीव उनके साथ बातें करता है और थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है। राजीव नीतू को आवाज लगाता है, अरे नीतू, खाना लगा दे सबके लिए। अभी लगाती हूँ साहब। ऐसा कहकर नीतू तुरंत टेबल पर खाना लगा देती है। राजीव और उसके दोस्त खाना खा लेते हैं। उसके बाद राजीव नीतू को आवाज लगाता है, नीतू, हमारा खाना हो गया, यहाँ से सारी प्लेट उठा ले जा। नीतू प्लेट उठाने आती है तो वो देखती है कि सबकी प्लेटों में ऐसे ही खाना बचा हुआ है। ये देखकर नीतू कहती है, साहब, एक बात कहूँ आपसे, आप सबने इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। नीतू की बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आता है। वो नीतू से कहता है, तू चुप रह, ये सब मेरा है। मुझे कितना खाना है और कितना छोड़ना है मुझे मत सिखा, समझी? तुझे जितना कहा गया है उतना ही कर। पिताजी को आने दे, फिर तुझे बताता हूँ। उसके बाद राजीव और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर श्यामलाल आता है। नीतू श्यामलाल से कहती है, मुखिया जी, क्या ये बचा हुआ खाना मैं ले लूं? वैसे भी इस बचे हुए खाने को कूड़े में ही फेंकना है। ठीक है, ले जा। काम करके नीतू बचा हुआ खाना लेकर घर जा रही होती है। तभी राजीव बोलता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी श्यामलाल राजीव से कहता है, कुछ नहीं बेटा, बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। इससे अच्छा यही लेकर चली जाए।
कुछ दिन बाद नीतू श्यामलाल से अपनी तनख्वाह मांगती है। वहाँ पर राजीव भी खड़ा होता है। राजीव कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना ले जाती हो, तो पैसे किस बात के चाहिए तुम्हें? साहब, वो खाना तो वैसे भी आप कूड़े में फेंक देते। अगर उससे किसी की भूख मिटती है तो भगवान आपका भला करेगा। पिताजी देखो कैसे बहस कर रही है। जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ये ऐसे ही बहस कर रही थी। ना जाने खाने के साथ और क्या क्या लेकर जा रही होगी। ये सब सुनकर श्यामलाल नीतू को बिना तनख्वाह दिए काम से निकाल देता है। नीतू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। अब पता चलेगा जब भूखे पेट सोना पड़ेगा। नीतू सड़क के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी टीचर वहाँ से गुजर रही होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर टीचर नीतू से कहती है, नीतू, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? नीतू रोते हुए सारी बात अपनी टीचर को बताती है। नीतू की बात सुनकर उसकी टीचर नीतू से कहती है, नीतू, तुम मेरे घर में काम कर लेना और मैं तुम्हारा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। वहाँ तुम मुफ्त में शिक्षा ले सकती हो। ये सुनकर नीतू बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपनी भूख को भी काम करके शांत कर सकती है। इधर मुखिया श्यामलाल अपने काम में बेईमानी करते हुए पकड़ा जाता है। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसकी सारी जमीन और घर अपने कब्जे में कर लेती है। राजीव बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके पास कुछ खाने को नहीं होता है। उसे बहुत भूख लगी होती है। वो पड़ोसी की एक औरत के पास जाता है और कहता है, आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतना कहकर वो औरत अपना दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं से नीतू गुजर रही होती है और वो ये सब देख लेती है। नीतू राजीव के पास जाती है और उससे कहती है, राजीव, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। राजीव नीतू के साथ उसके घर जाता है और नीतू राजीव को नमक के साथ 2 रोटी दे देती है। भूखा राजीव जल्दी जल्दी नमक और रोटी खा लेता है और नीतू से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मुझे खाना खिला रही हो। मुझे माफ कर दो नीतू। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया क्योंकि मैं जानती हूँ कि भूख क्या होती है। अमीर हो या गरीब, सबकी भूख एक जैसी होती है। ये सुनकर राजीव नीतू से दोबारा माफी मांगता है और उस दिन के बाद से राजीव नीतू को अपनी बहन बना लेता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई लाल लिपस्टिक। एक गांव में मनोज अपनी 5 साल की बेटी मोना के साथ रहता था। मोना की मां नीता का 1 साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। तब से मनोज ही उसकी देखभाल करता था। लेकिन अब मनोज के लिए ऑफिस और मोना को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने दीपिका नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। दीपिका, तुम्हें पता ही है कि मैंने तुमसे शादी किस लिए की है। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम मेरी बेटी मोना का अच्छी तरह से ध्यान रखना। मैंने अपनी आधी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम उसे माँ से भी बढ़कर प्यार देना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मोना का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। अपने कहे अनुसार दीपिका मोना का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन ये ख्याल और प्यार केवल कुछ महीनों के लिए था, क्योंकि कुछ महीनों बाद दीपिका की अपनी खुद की एक बेटी हो जाती है। दीपिका उसका नाम मानसी रखती है। मानसी के होने के बाद दीपिका ने मोना से प्यार करना तो मानो छोड़ ही दिया था, बल्कि वो मोना से ही घर के काम करवाने लगी थी, क्योंकि अब वो अपना सारा टाइम मानसी को ही देती थी। मोना अपने छोटे छोटे हाथों से ही अकेले घर का सारा काम करती थी और यदि उसे काम करने में कभी देरी हो जाती तो मानसी उस पर बहुत जोर से चिल्लाती थी और कभी कभी तो उसे मारती भी थी। ए मोना की बच्ची, तू थोड़ा जल्दी पोछा नहीं लगा सकती? तुझे पता है ना फर्श पर मानसी खेलती है। माँ, कल से मैं जल्दी काम कर दिया करूँगी। हाँ, तेरे लिए वही अच्छा होगा, नहीं तो तू जानती है मैं तेरे साथ क्या करूँगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन मनोज मोना को ढेर सारे कपड़े धोते हुए देख लेता है और वो बहुत गुस्से में दीपिका के पास जाता है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या इसी दिन के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया था? तुम मेरी छोटी सी बच्ची से इतना सारा काम करवाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
हाँ, नहीं आती शर्म। मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो अकेली घर का सारा काम करती रहूँ। और वैसे भी लड़की जात है, काम सीख जाएगी तो इसी के लिए अच्छा होगा। दीपिका, मोना अभी बहुत छोटी है। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से मुझे ही निकालने की? ये घर आपका नहीं है। पहली आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और आधी प्रॉपर्टी आपकी बेटी मोना के नाम थी। उसे पाने के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मोना से आपकी आधी बची प्रॉपर्टी पर उसके सिग्नेचर ले लिए। इस तरह से सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अब आप देख लो, या तो मोना इस घर का सारा काम करेगी या फिर आप मोना को लेकर घर से निकल जाइए। ये सब सुनकर मनोज को तो झटका सा लग जाता है और उसे पछतावा होता है कि उसने दूसरी शादी क्यों की। अब वो अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी सी बच्ची को काम करते हुए देखता था और वो कुछ भी नहीं कर पाता था। मनोज अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत दुखी होता था। इस कारण उसे एक दिन हार्ट अटैक आया और उसकी इस कारण मृत्यु हो गई। इसके बाद दीपिका को और भी आजादी मिल गई थी। इसी तरह कई साल बीत गए। मोना और मानसी दोनों बड़ी हो गई थी। घर के कामों में उलझे रहने के कारण मोना अपने आप का ध्यान ही नहीं रख पाती थी, जिस वजह से बड़े होने के साथ साथ मोना का चेहरा मुरझाया हुआ सा हो गया और उसके चेहरे पर काले काले धब्बे भी हो गए थे, जिससे वो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगी थी। मानसी बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत हो गई थी, लेकिन दीपिका के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वो दिन भर शॉपिंग और पार्टी में बिजी रहा करती थी। इतना समय बीतने के बाद भी दीपिका और मानसी का व्यवहार मोना के प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। अब तो दोनों माँ बेटी मिलकर मोना का मजाक भी बनाया करती थी। माँ, इसका चेहरा देखकर आपको उल्टी नहीं आती क्या? इसे देखकर तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। सही कहा तूने बेटा। उन दोनों की बातें सुनकर मोना अक्सर बहुत दुखी हो जाती है। माँ, अगर आपको मेरे चेहरे के दाग धब्बे इतने ही बुरे लगते हैं तो आप मेरा इलाज क्यों नहीं करवा देती? देख, तेरे ऊपर खर्च करने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वैसे भी तू बस हमारे लिए इस घर की नौकरानी है। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। मानसी, देख, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उसकी फोटो देख और बता कैसा है। माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है और कपड़ों से अमीर भी लग रहा है। इतने में दीपिका की एक सहेली राखी उसके घर पर आती है। क्या बात है दीपिका, आज तू और तेरी बेटी बहुत खुश लग रही हैं। खुश कैसे नहीं होंगे? मैंने मानसी के लिए एक लड़का देखा है जो दिखने में बहुत ही सुंदर है और ऊपर से अमीर घर का है। अच्छा, लेकिन मोना तो मानसी से 5 साल बड़ी है। उस हिसाब से तो तुझे पहले मोना की शादी करवानी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। एक तो वो दिखती ही गरीब है और उसका चेहरा भी एकदम बदसूरत है। तुम्हें लगता है कोई उसे शादी करेगा? उसकी सहेली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें सुनकर मोना बहुत दुखी हो जाती है। उसी रात मोना कहती है, हर लड़की का एक सपना होता है कि उसके लिए एक राजकुमार आए और उसे डोली में बिठा कर ले जाए, लेकिन अफसोस मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। सही तो कहती है माँ, कितनी बदसूरत हूँ मैं। ये सब सोचते सोचते ही मोना की आंख लग जाती है। अगले दिन मानसी को देखने वही लड़का आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है। दीपिका शादी की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाती है। अरे ओ कल्लो माई, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, कितने सारे काम बाकी हैं अभी और तो कछुए की तरह लगी हुई है। हाँ माँ, करती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। आपको मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती है क्या? नहीं आती। खुश। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शादी से ठीक 2 दिन पहले मानसी के लिए मेकअप का सामान आता है, जिसमें लहंगा, मेकअप और बहुत सारी चूड़ियाँ होती है। ये सब सामान देखकर मोना सोचती है, मेरी शादी होती तो मेरे लिए भी इतना सारा मेकअप का सामान, लहंगा, चूड़ियाँ आती। ये सब सोचकर मोना बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ मोना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। मोना, तुम दुखी क्यों हो रही हो? मरने के बावजूद तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं। माँ, आप और पिताजी मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है छोटी माँ मुझ पर कितना जुल्म करती है। ऊपर से मेरे इस चेहरे को लेकर मेरा कितना मजाक उड़ाती है। माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे इस बदसूरत चेहरे के कारण कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है बेटी,
अब तुम बदसूरत नहीं रहोगी। ये लो, मेरी ये जादुई लाल लिपस्टिक रखो। इसको लगाते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी, बिल्कुल परियों जैसी। इतना कहकर मोना की माँ की आत्मा गायब हो जाती है। मोना जैसे ही उस लाल लिपस्टिक को लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही मोना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। मोना बहुत ही खुश होती है और खुशी खुशी अपनी बहन मानसी की शादी में जाती है। मोना की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे लड़के पागल हो जाते हैं। वहीं उस लड़के का भाई जिससे मानसी की शादी होने वाली थी, वो मोना को देखकर लट्टू हो जाता है और फौरन दीपिका से मोना का हाथ मांग लेता है। बहुत सारे लोग होने के कारण दीपिका मना नहीं कर पाती है और मोना की शादी के लिए भी मान जाती है। फिर क्या था, मानसी के साथ साथ मोना की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद मोना का पति उसे अपने साथ अमेरिका ले जाता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और इस प्रकार जादुई लाल लिपस्टिक की मदद से मोना का जीवन सुखमय हो जाता है। जादुई सोने के केक की नदी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा और मधु नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों का घर अगल बगल था। राधा के पिता जहां एक गरीब दूध वाले थे, वहीं मधु के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। राधा जब मधु के पास अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप देखती थी तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी माँ से मांगती थी। माँ, मुझे एक सुंदर ड्रेस दिलवा दो। मधु के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद के ला सके। तुम्हारे पिता एक गरीब दूध बेचने वाले हैं। उनके पास मधु के पिताजी की तरह सरकारी नौकरी नहीं है। मधु जब भी अपनी नई स्कूटी चलाती तो राधा अपने घर के बाहर बैठकर उसे देखती रहती थी। मधु, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम अपनी स्कूटी चलाने के लिए दो ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी है स्कूटी चलाने वाली। तू जाकर अपने गाय की सवारी कर। मधु और राधा एक ही महीने जनवरी में पैदा हुए थे। मधु के जन्मदिन पर मधु के घर में बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। राधा जब इस बार मधु के जन्मदिन में गई तो उसने देखा कि मधु के घर एक बहुत बड़ा चॉकलेटी बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। मधु चुपचाप राधा के पास आई और उसके कान में बोली, राधा, तुमने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे केक मेहमानों के जाने के बाद पेट भर के खाऊंगी। कुछ दिनों बाद राधा का बर्थडे आया। राधा अपनी माँ से जिद करने लगी कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेट केक लाया जाए। माँ, मधु के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना ही बड़ा केक चाहिए। जाओ लेकर आओ। बेटी, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना देंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। राधा अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको रोता देख अजीब से कपड़ों में एक औरत वहाँ आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम? मेरे सामने रहने वाली मधु के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कह रही है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन बना लो। उस अजनबी औरत ने एक चुटकी बजाई और राधा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। राधा वहाँ का नजारा देखकर बहुत ही हैरान थी, क्योंकि उसके सामने एक नदी में बहुत सारे सोने के केक बह रहे थे। वो औरत राधा से कहती है, मेरा नाम कोमल जादूगरनी है और तुम्हारा मेरी जादुई सोने की केक की नदी की दुनिया में स्वागत है। राधा नदी में बह रहे केक को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी जादूगरनी नदी में से एक केक को उठाकर राधा से बोलती है, ये लो, तुम ये जादुई सोने के केक को अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और जो भी इसे खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी, लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट के बांटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे। राधा और जादूगरनी द्वारा दिया हुआ केक घर ले आ गई। राधा की माँ राधा के हाथ में सोने की एक केक को देखकर हैरान हो जाती है
और राधा से पूछती है, इतना सुंदर सोने का केक तुम कहाँ से लाई हो? पैसे किसने दिए तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक जादूगरनी ने मुझे ये जादुई सोने का केक दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। माँ, उस रात राधा ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। राधा ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छी स्कूटी मिले। अगले दिन राधा के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन होता है जिसमें राधा फर्स्ट आती है और प्राइज में स्कूटी जीत जाती है। राधा स्कूटी लेकर अपने घर पहुंची। अब मधु जब स्कूटी चलाती तो राधा भी अपनी स्कूटी लेकर बाहर आ जाती। राधा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्कूटी कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई सोने का केक है। उसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो इंसान एक दुआ देता है और वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे स्कूटी मिलने की दुआ दी थी। मधु ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। मधु के पिता एक रिश्वतखोर सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा अगर वो केक उन्हें मिल जाए फिर वो किसी से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। मधु के पिता ने कुछ गुंडे को पैसे दिए। गुंडों ने राधा के घर में डाका डाल दिया और वो जादुई केक लेकर मधु के पिताजी को दे दिया। अब तो हमारे पास जादुई केक है। मधु की माँ, मैं तुम्हें जादुई केक खिलाऊंगा तो तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। मधु के परिवार को नहीं पता था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी और वो सच हो जाती है। मधु के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। तभी मधु की माँ बोली, आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूध वाले बन जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही मधु के पिता के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में मधु के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको इसका जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जुर्माना चुकाने के बाद मधु का परिवार बहुत गरीब हो गया था। अगली ही सुबह मधु के मामा उसके घर एक भैंस लेकर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध बेचने का काम धंधा कर लो। मधु का परिवार रोते हुए अपनी भैंस लेकर राधा के घर पहुंचा। राधा, हमने तुम्हारा जादुई केक को चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। मधु, तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। मधु और मधु के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई हुई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है।